नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसमें बात होगी स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर के। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, जिनका इस फील्ड में काफ़ी अनुभव है। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ये फिजियोथेरेपी क्या है और ये हमारे दिनचर्या में कैसे काम करता है, और साथ ही इससे जुड़ी कुछ टिप्स जो हमारे रोज़मर्रा में काम आ सकती हैं, इसको लेकर के जो गलतफहमियां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय ज़रूर दें ताकि वो जान सके आपके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन, ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ इंड्यूरिंग रिहैब। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जी। फिजियोथेरेपी बेसिकली ये आधुनिक चिकित्सा है जो कि बरसों से चलती आ रही है, और इसमें हमारा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, ना सर्जरी की ज़रूरत होती है, और आम तरीके से जो है वो मैनुअली और इलेक्ट्रोमोडिलिटी के थ्रू हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर, इसके ये कैसे काम करता है, कैसे इलाज में काम किया जाता है? बेसिकली पेशेंट जो भी लोग हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज देखते भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग अपना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मसल टाइट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, सर्जरी के बाद का जो प्रॉब्लम आती है, तो उन सारी चीज़ों में मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और मसल्स को लचीलापन बनाने के लिए वो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। सर, दूसरा हमारा जो सवाल है कि कई बार मरीजों को ये डर रहता है कि फिजियोथेरेपी में दर्द होगा, पेन होगा, जैसे मसल्स आप लोग ये करते हैं, खींचते हैं, तो ये डर रहता है लोगों को। तो वो क्या वाकई में होता है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसल पेन और वो चीज़ें की संभावना नहीं होती है अगर आप अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से आप करवाते हैं। सबसे पहले तो आपकी डायग्नोसिस होती है, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है। उसके बाद आपका सबसे पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या डायग्नोस करना है, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है, उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है। सारा का डायग्नोसिस करने के बाद वो हम डिसाइड करते हैं कि आखिर ट्रीटमेंट क्या किया जाए इनके लिए, किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। यस, इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, क्या देना इनके लिए सूटेबल होगा, तब हम लोग परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद अगर हम उनके साथ, सबसे पहले तो बात होती है फिजियोथेरेपी में पेन को रिलीव करना। पेन रिलीव करेंगे, उसके बाद ही वो फिजियोथेरेपी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगी। ओके। तो हमारा जो अगला सवाल है इसमें यह है कि आपके पास आए किसी मरीज के लिए एक सामान्य सा फिजियोथेरेपी सत्र क्या होता है? एक सामान्य मरीज के लिए क्या करते हैं उसमें? वैसे तो सामान्य अगर देखा जाए तो हर पेशेंट के लिए, हर जिनकी प्रॉब्लम क्या है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, फिर उनकी क्या ज़रूरत है। तो ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता है, और ये नहीं बताया जा सकता है। हो सकता है कि इन्हीं के साथ प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेकर आते हैं और उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज बता देने से या कोई हॉट पैक या इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी से उनको सम टाइम में भी रिलीफ मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि इनका सत्र कितनी चलेगी। अच्छा, वो मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका चोट कैसा है, या उनके इंजरी लेवल और उनकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। और इस सवाल पे भी हम आगे आएंगे कि क्या हम इसे घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना फिजियोथेरेपिस्ट के देख रेख में, तो छोटे मोटे चोट के लिए। तो वो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि आपके अनुसार फिजियोथेरेपी और अन्य उपचार विधियां जो होती हैं, दवाइयां या सर्जरी होता है, इसके बीच में कुछ अंतर? देखिए, फिजियोथेरेपी और अलग जो विधि है उसमें ये है कि फिजियोथेरेपी आप स्टार्ट करते हैं वो पहले से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंटिन्यू प्रॉब्लम को सोल्व होने के बाद भी आप एक्सरसाइज करते हैं। इसका एडिक्शन आपको अगर हो भी जाती है तो कोई हार्म नहीं है। अच्छी आदतें जो है अपने अंदर लाना कोई गुनाह नहीं है और कोई गलतियां नहीं है।
वो अच्छी आपको आदतें, हाँ, विकसित बेनिफिट करनी देगी। चाहिए, हाँ, तो ऐसे में हम फिजियोथेरेपी को अपनाना ज़्यादा बेस्ट होता है। और मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और अलग अलग आप डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उनके कंडीशन और उनका वो देख कर करते हैं। तो अगर उनके एडवाइस से करते हैं तो उसकी बात तो हम नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं। तो वो और चीज़ों का जो एडिक्शन है वो कहीं ना कहीं हार्म करती है लॉन्ग टाइम के लिए। और दवाई से बेटर है कि आप फिजियोथेरेपी अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अपनाते हैं तो ये कोई हार्म नहीं है, बस आप क्वालिफाइड लोगों से करवाते हैं तो। बिल्कुल। सर, अब हम आपसे उदाहरण चाहेंगे कि कोई ऐसा सामान्य चोट या फिर जिसके लिए सामान्य सी जो चोटें हैं जिनमें फिजियोथेरेपी ज़्यादा प्रभावी होता है, ऐसा कौन सा चोट है? अगर बात करते हैं सिंपल समझने के लिए, जब आपने स्पोर्ट्स इंजरी में देखा होगा आम तरीके से, जब भी कभी पे ग्राउंड पे अपने टीवी पे देखा होगा कि ग्राउंड पे जैसे ही कोई भी प्लेयर का इंजरी होती है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, हाँ, एथलीट्स में। तो वो जस्ट आपको उदाहरण के लिए वो चीज़ें बताया। वैसे ही आम सामान्य ज़िंदगी में भी जो भी है सारे की लाइफ में भी यही चीज़ें हैं कि उनको भी नॉर्मल तरीके से अगर पेशेंट को थेरेपी ले, और पहले ये ज़रूरी नहीं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी इंजरी के केसेस में। तो ऐसे कंडीशंस में आप अगर आप सबसे पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसके बाद ही आप उनके पास जाएंगे, थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, ये कहना खुद से भी डायरेक्ट आप विजिट करें और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। हाँ, जनरली लोग जाते हैं मेडिसिन खाने ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे शायद डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी के पास जाएं। तब ज़्यादातर लोग जाते हैं, ऐसे पहले से वो इनिशिएटिव नहीं लेते कि हाँ फिजियोथेरेपी। बेसिकली ये जो आती है ये अवधारणा जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है, जिसके वजह से लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनको पता नहीं है फिजियोथेरेपी क्या होती है, कब यूज़ करना है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए बहुत सारे कैम्प, बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट और अलग अलग माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम लोग ये चीज़ें अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग समझ सके कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी। बिल्कुल, और हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों को अवेयरनेस जरूर होगा कि फिजियोथेरेपी कितना ज़रूरी है, दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है। यस, बिल्कुल। और हमारा जो अगला सवाल है उसमें कि मरीज अगर फिजियोथेरेपी लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोई बात जिन्हें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? वैसे तो ध्यान रखने की ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो अपने जो जिस वजह से आपको जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉपर आप बताएं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपका डायग्नोसिस प्रॉपर हो पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि अक्सर पेशेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जिस वजह से वो इंजरी हुई है ना, कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि ये फैमिली का वायलेंस की वजह से भी और अलग अलग चीज़ों की वजह से उन्होंने छुपाना चाहते हैं कि मुझे चोट के डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुई है। तो वो जस्ट एक एग्जांपल है कि ऐसे कई बार मरीज आते हैं जो अपने बारे में बताते नहीं है कि हमें किस वजह से ये इंजरी हुई है, तरीके से नहीं बताते, और वो उसके वजह से हम लोग प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, और तो उनको ट्रीटमेंट में फिर प्रॉब्लम आती है, तो डिले भी होती है। तो आप जब भी जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके साथ प्रॉपर क्यों हुआ है, कब हुआ है, तो वो प्रॉपर तरीके से बताएं, तभी आपका सही से इलाज डायग्नोसिस होगा। पहले डायग्नोसिस होगी तब आपका ट्रीटमेंट अच्छे हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉब्लम सही तरीके से थेरेपिस्ट को बताएं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो अब हमारा वही वाला सवाल आया जो हम छोड़े थे उस टाइम, कि जैसे कि कुछ छोटा मोटा मोच हो गया या फिर छोटी मोटी चोटें हो गई, तो इसके लिए क्या घर पे मतलब कुछ व्यायाम करके या फिर कुछ करके ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, पर आप पहले ये पता करें कि आपके इंजरी क्या है। तो वो आपको प्रॉपर जब तक पता नहीं होती है तब तक नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट एक्यूट कंडीशन में जब अगर इंजरी होती है तो ये सलाह दे सकते हैं कि आप घर पे आइस पैक को पहले अप्लाई करें, बजाते कि आप हॉट पैक यूज करते हैं। अगर चोट लगती, छोटी मोटी चोटें लगती हैं तो आइस पैक। और जब पेन रहे तो उस टाइम पे एक्सरसाइज ना करें,
पहले पेन को सबसाइड करे, स्वेलिंग को रिड्यूस करे, उसके देन बाद आपका ट्रीटमेंट एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज और अलग अलग चीज़ें को ऐड कर सकते हैं, और बिना सलाह का आप नहीं करें। बिना सलाह का कोई ऐसा व्यायाम खुद से ना करें, जी। फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेने के बाद ही, अगर घर पे भी करना है तो फिजियोथेरेपिस्ट हाँ, की सलाह के अक्सर बाद आपने ही सुना भी होगा, नीम हकीम खातरे जान। हाँ, खुद तो से वो अगर चीज़ें- हकीम बनने की कोशिश कर दिएगा तो वो शायद करते हैं। यही है। यस यस, यही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर कोई भी चोट हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको फिजियोथेरेपी से ही ठीक करना है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और सलाह ज़रूर लें। तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि आप छोटी मोटी चोटें हैं और कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताए हो? जी, मैं तो जब तक कि उनका घर पे प्रॉपर वो करें, डायग्नोसिस हाँ। नहीं करते हैं या फिर उनका प्रॉपर उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो एडवाइस करना वो सही नहीं रहता है, क्योंकि आप बताओ कुछ करने को, उन्होंने अब वो- कुछ कर लिया वो और खुद पेन से, इंक्रीज हाँ, कर गया, बिल्कुल, देन बिल्कुल। आप पे वो आता है कि उन्होंने तो बताया, डॉक्टर साहब ने बता दिए, पर हमने मैंने कर किया लिया, और हाँ। मेरा पेन इंक्रीज कर गया। मतलब वो थोड़ा सा भी मिस हुआ करने में तो हो सकता है गलत प्रभाव पड़ सकता है। Yes. तो ये भी है। इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि जब आप एक बार प्रॉपर जाकर आप सलाह लें, और आपके लिए जो सूटेबल एक्सरसाइज हो आप जान लें, उसके बाद आप घर पे उसको कर सकें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। होम बिल्कुल। एक्सरसाइज आगे बताएंगे कि होम प्रोग्राम को लेकर भी मैंने चर्चा करूँगा लास्ट में ओके, क्या ओके, होते हैं। ओके। और एक जो है लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या जैसे कि कोई चोट है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने वो सारे सेशन लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट किए, लेकिन फिर इसके बाद भी उन लोगों के मन में डर रहता है क्या ये फिर से वापस से आ जाएगा, तो ऐसा भी है क्या इसमें? जी, इसमें ये है कि आपका अगर प्रॉब्लम है और आप फिजियोथेरेपिस्ट से एडवाइस लिए हैं, इसके बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से आपको होम एक्सरसाइजेज बताए जाते हैं, होम प्रोग्राम बताए जाते हैं, आप कहीं ना कहीं आप गलतियां करते हैं, जो आपको बहुत सारी चीज़ें को सावधानियां रखनी है वो बताई जाती है, डिस्चार्ज और जो लास्ट सेशन का आपको बताया जाता है होम प्रोग्राम, तो उससे अगर आप मगर उस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं तो बिल्कुल आने की संभावना होती है और आ सकती है, तो उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, तो और नहीं सही आएंगे। तरीके से व्यायाम जी। करें। बिल्कुल। अब फिजियोथेरेपी के जो ये फील्ड में सबसे आम गलत फहमियाँ क्या होती हैं लोगों के मन में, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि और दवाई की ओर प्रेफर, मतलब कि उस वे में चले जाते हैं, फिजियोथेरेपी की ओर नहीं जाकर, तो गलत फहमियाँ क्या हैं? जस्ट मैं इस पे भी फिर से यही कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी को लेकर जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके वजह से वो ऐसा उनको उनके मन में ये हमेशा से अवधारणा रही है कि वो फिजियोथेरेपी से पहले वो मेडिसिन की तरफ भागते हैं। उन्हें ये लगता है कि जब डॉक्टर ने सजेस्ट करेंगे तब हम फिजियोथेरेपी को प्रीफर करेंगे, तब फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम वो जाएंगे, खुद से नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे ये गलतियाँ होती है जस्ट अवेयरनेस की वजह से होती है। फिर आप इन गलत फहमियों को कैसे दूर करते हैं, मतलब लोगों के मन से, या फिर कैसे किया है आज तक? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो उनके मन में ये रहता है कि मेडिसिन से ठीक हो, जैसे कभी कभी लगता है उनको कि हमेशा जल्दी से ठीक हो जाए, हाँ। तो जल्दी ठीक होने का मतलब ये है कि अब जल्दी वो थोड़ी सी फिजियोथेरेपी में इसमें थोड़ी टाइम लगती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है और जो कि एकदम घुमाए और जल्दी से वो रिलीफ मिल जाए, और इन सब चीज़ों को लेकर भी उनके मन में हमेशा से रहता है, तो उनको उसी तरीके से उनको समझाई जाती है। और बहुत सारी चीज़ें लगता है कि कहीं ये लंबे टाइम, इतने लंबे टाइम क्यों लग रहे हैं, कभी कभी उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से जो होम प्रोग्राम में जो बताया जाता है बढ़ जाती है, और कभी कभी अपनी सावधानियों को, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको सीवियर नी पेन है और वो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुकी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपको ज़्यादा पैर मोड़ के नहीं बैठना है, कब मोड यूज़ करना है, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि नहीं हमें नहीं यूज़ करना है, कभी कभी स्टिक वॉकर देना है। तो जो यंग थोड़ी अगर फीमेल की बात करें या मेल की, तो थोड़े कम एज के होते हैं, मीन्स कि उनका ओल्ड एज ना हो, वो उस टाइम पे क्या होते हैं कि वो प्रीफर नहीं करते हैं वॉकर, जस्ट उनको सजेशन
कंडीशन के लिए भी कई बार वॉकर के लिए बताया जाता है कि जस्ट थोड़ा सा पोर्ट लेकर आप चले या फिर आप कमोड यूज़ करें, तो वो कमोड यूज़ करना नहीं चाहते। हाँ। तो ऐसे कंडीशंस में उनको पेन आने की संभावना होती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये जैसे कि आपने आर्थराइटिस का ये जिक्र किया, तो क्या ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है? जी, आर्थराइटिस बेसिकली फिजियोथेरेपी उसमें बहुत रोल प्ले करती है। और आपका बेसिकली आर्थराइटिस में अगर आप उस पर्टिकुलर जो आर्थराइटिस हुई है उसके आसपास के मसल्स को अगर मजबूत कर दे, उसमें स्ट्रेंथनिंग कर दे, तो क्या होता है कि आपको सपोर्ट, बेसिकली आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है। तो उसके वजह से नी की बात करें तो नी आर्थराइटिस में क्या हुआ कि उनके जॉइंट के स्पेस रिड्यूस हो गया, जिसके वजह से बोन एक दूसरे पे टच होने से और मूवमेंट करने में उनको पेन होती है, सीवियर पेन। तो उसको कम करने के लिए लोड को कम करना पड़ेगा। उस पर वेट वेयरिंग में जो जैसे बहुत ज़्यादा फोल्ड करके रखते हैं पैर, वो उसको अवॉइड करना है। जैसे मैंने बताया अभी कि कमोड यूज़ करना है। तो वो सब अलग अलग चीज़ें जो है वो उनको अपनानी पड़ेगी। और स्टैंडिंग एसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज वगैरह उनको करनी पड़ेगी। और उनको जो हार्ट वैक का सेक जो है उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा उनके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाएगा। हाँ। तो और सर हमारा आपसे एक कॉमन सवाल है कि जैसे कि आजकल जॉइंट्स पेन बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब कि आजकल तो कम उम्र के लोगों को भी जॉइंट्स पेन हो रहा है। तो ये कॉमन जो जॉइंट्स पेन है, क्या इसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है, या फिर कोई ऐसा कॉमन जॉइंट्स पेन के बारे में हमें बताएं जिसमें फिजियोथेरेपी काम करती है? जी देखिए, ये है कि अभी आप नेक पेन का ले लीजिए, बैक पेन का ले लीजिए, तो इसमें कॉमन है। थोड़ा हिंदी में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। घुटनों का दर्द हाँ, हो, बिल्कुल। कमर का दर्द हो, हाँ। ये आपको सबसे आम मिलेगी। आपको हर कुछ लोगों में ही आपको दिखने को मिलेगा, कम एज में भी मिलेगा। क्योंकि आजकल जो फ़ोन का कोविड की बात करें तो वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। क्योंकि सबकी जो है ऑनलाइन क्लासेस, फ़ोन पे क्लासेस, फ़ोन पे टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा एक्सपेंड करने लगे हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका नेक जो है नेक पोस्चर वो गड़बड़ होता है, स्पाइन का पोस्चर है आपका, तो उसके वजह से हमेशा उनको पेन हो जाता है। आप आगे की तरफ उनका हमेशा फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, तो उसके वजह से वो पेन आनी ही है। बैक में है तो आप धीरे धीरे जब झुकते चले जाते हैं तो उस पर पेन आना है। तो उस चीज़ को मेंटेन करना है, जो अलाइनमेंट है, बॉडी के अलाइनमेंट है, तो उसको हमेशा से बनाए रखना है। जो नेचुरल ईश्वर ने दिया है उन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो हमें नहीं होगा। और वो उसके लिए आप एक फिजियोथेरेपिस्ट का एडवाइस लें, उनसे आप बात करें, उनके लिए आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, आपका जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज है, जिससे कि आपका इन चीज़ों से दूरी रहे, मीन्स कि पेन को दूर कर सके। सर, तो हमारे दर्शकों को अब आप ये भी बता दें कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हो गए, या फिर जो ऑफिस गोइंग हो गए, ऑफिस जाते हैं, घंटों चेयर्स पे बैठते हैं, तो उनके जनरली हम भी ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस आते हैं, घंटों बैठते हैं चेयर पे, तो ये जो शोल्डर जो है वो दर्द होता है, पेन होता है, तो उनके लिए कोई ऐसा एक्सरसाइज जो लोग कर सके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और उसे ठीक किया जा सके? जी, ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं या वर्किंग है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले एक बात की ध्यान रखना होगा कि कभी भी कोई भी एक प्रोलॉन्ग सिटिंग हो या स्टैंडिंग हो, जस्ट एक पोजीशन में आप कंटिन्यू ना रहें, पोजीशन चेंज करें, थोड़ा बहुत मूवमेंट करें, जॉइंट का स्ट्रेचिंग कर ले। जहाँ है अगर टेबल पे हैं तो थोड़ा सा वर्क कर ले, बैठे बैठे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। वो सब एक्सरसाइजेज को ऐड करते रहें। और प्रॉपर एक्सरसाइज को आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, ये सब चीज़ों को नॉर्मली आप करते रहें, स्ट्रेंथ को मेंटेन करें, तो आपको पेन आने की संभावना बहुत कम जाती है, काफ़ी हद तक आपको कम जाएगी और शायद वो ना भी आए। बिल्कुल। तो ऐसा कोई एक एक्सरसाइज जो वो डेली कर सकें और वो अपना पेन रिलीव कर सकें? जी, नेक एक्सरसाइजेज में बेसिकली मैं बता दूं आपको कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेचिंग, साइड को टर्न करना। अगर नेक की बात करें, नेक पेन अगर हो रहा है तो आप साइड टर्न कर सकते हैं।
लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद फिर आपको चेन टक कर सकते हैं ये। उसके बाद आपको ये ऐड कर सकते हैं। आपको हेड से हैंड की तरफ प्रेशर लगानी है और हैंड से रोकना है सर को। ओके, और ये हैंड पे प्रेशर आना चाहिए। हैंड पे प्रेशर आना चाहिए और सिर को रोकना है। हैंड से रोकना है और सर से पीछे धक्का देना है। सेम चीजें आगे भी फोrehead पे रखना है, ये प्रेशर लगाना है। फिर आपको साइड में भी प्रेशर लगाना है, इधर से भी आपको लगानी है। उसके बाद साइड स्ट्रेच भी आप कर सकते हैं, साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। आप शोल्डर सर्व भी कर सकते हैं। तो ये इसमें रिलीफ मिलेगा। ये जी बेसिकली आपको शोल्डर मसल, लेग मसल्स को आपको अगर प्रॉपर जो भी मसल्स है, जॉइंट्स है, उनका प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा, मोबिलिटी रहेगी। तो उसके बाद आपको पेन आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी या फिर वो सही रहेगा, मतलब बॉडी आपका खराब नहीं होगा। yes. और आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ज़्यादा। बिल्कुल, बाकी उसके लिए तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं ही जिनसे आप मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो सर हमारा अगला सवाल है कि क्या आईसीयू में भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी की जाती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है? जी आईसीयू में आपको फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आईसीयू के अंदर। यस, उसमें आपकी ये अगर बात करें चेस्ट फिजियोथेरेपी की, तो आईसीयू में पेशेंट हैं तो उनका ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये इसमें आपका आरओएम जो मेंटेन करता है, रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए, आपका स्ट्रेंथ के लिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करने के लिए आपको एक्टिविटी करते रहनी है। जो कि आप आईसीयू में जाते हैं तो आपका ज़्यादातर क्या होता है कि आपको आईसीयू में रेस्ट ट्यूब लगा रहता है, आपका डायपर रहती है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम की वजह से आप थोड़ी भी मूवमेंट नहीं हो पाती है। ऐसे हम आपका पोजिशनिंग एक्सरसाइज जो है, पोजिशनिंग एक्सरसाइज हो गया, आपका चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया, ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गया, ये सब बहुत अहम रोल प्ले करती है। और रही बात अगर ब्रेन पे भी पेशेंट है तो उनके लिए भी चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर है। तो सर क्या गायनी में भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है? जी गायनी के कई सारे कंडीशंस हैं जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। इवन आप बात करें चाइल्ड बर्थ, इवन प्री नेटल, पोस्ट नेटल, एंटीनेटल, मतलब बर्थ के जब आप अगर कोई महिला है वो अगर गर्भ धारण किए उसके पहले का एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भी, और पूरे ड्यूरेशन 9 मंथ का जो gestation पीरियड है उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज आपको करनी है। और जब एक्सरसाइज अच्छे तरीके से अगर वो करते हैं तो इवन नॉर्मल डिलीवरी तक भी वो हेल्पफुल होते हैं। मतलब साथ साथ उनके लिए तो ठीक है, बच्चे के लिए भी हेल्दी है, वो बच्चे के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों क्योंकि बहुत अगर नॉर्मल डिलीवरी की भी बात करें तो बहुत सारे पेल्विक मसल्स जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगते हैं, तो उसके वजह से मसल बहुत वीक हो जाती है, तो जिसके वजह से उसको बहुत दिन लगती है उसको मेंटेन करने में, जिसके वजह से कई बार बैक पेन और पेन की समस्या उनको रहती है। तो ऐसे कंडीशंस में उनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। एंटीनेटल, पोस्टनेटल एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए। और एक दो एक्सरसाइज भी आप ज़रूर बता दें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो आप कॉमन बता सकते हैं। सर ये वाला तो अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके लिए वेट और उनका अलग अलग उनके अकॉर्डिंग है। तो ये वाला नहीं, ये वाला तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे एक्सरसाइज इसमें, हाँ, और इसमें ऐड कर सकते हैं। ये गायनी के कंडीशन में जैसे आपका यूरिन लीक की समस्याएं हैं, और इवन आपका जैसे उसमें कीगल एक्सरसाइज, किसमें कीगल करनी है, लोग कीगल एक्सरसाइज को तो जानते हैं
पर कीगल में भी किस में कीगल करना है, किस में कीगल नहीं करना है, ये भी जानने कीगल एक्सरसाइजेज होता है, जो कि सेम टाइम पे आपका यूरिन और स्टूल, ठीक है, मतलब पेशाब और मल के रास्ते को अपने तरफ ऊपर की तरफ खींचना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए यूरिन लीकेज की समस्या, जैसे कि कई सारे ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें क्या होती है कि मसल वीक होने की वजह से कई दफ़ा जब वो छींकते हैं, खांसते हैं, या यूरिन ड्रॉप आउट हो जाता है, या फिर कई बार वो जस्ट वो उन्हें लगता है कि हमें वॉशरूम जानी है और उससे पहले पहले उनको कपड़ों में ही वो हो जाए, कपड़े वाइट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या करना होता है कि मसल्स को स्ट्रांग करना होता है, जिसमें उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं, ये चीज़ें रुक जाती हैं और वो कम जाती है, और उसको इवन कैंसर का भी पेशेंट में, सर्वाइकल कैंसर हो, और इन सारे केसेस में भी फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है फिजियोथेरेपी की मदद से। जो जैसे कि आपने गायनी का कंडीशन बताया, तो गायनी में भी एक यूट्रस कोलैप्स का कंडीशन है, और यूट्रस कोलैप्स करना, उसके बाद आपका विजिनिस्मस का कंडीशन हो, इन सब में फिजियोथेरेपी की बहुत अहम रोल है। इवन आप ये मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, पेनफुल सेक्स है, तो इन सारे कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों को मतलब फिजियोथेरेपी की मदद से ठीक किया जा सकता है बिना कोई मेडिसिन के। बिना कोई मेडिसिन का, और मसल्स को बस स्ट्रॉन्ग करता। आप समझ सकते हैं कि बॉडी का जितने प्रेशर हैं, चाहे वो इंटेस्टाइनल प्रेशर हो और सारे, तो ओपनिंग एरिया पे हमेशा प्रेशर ज़्यादा होती है। तो ओपनिंग एरिया आपका नीचे का पेल्विक के बात करें तो दो ही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे जब उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी, तो जैसे हम लोग बैठे हैं सोफा पे, तो अब ये सोफा बिक रहे तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। इवन बात करें सोने से पहले, तो सोने से पहले दोनों पैर को ऊपर करके बेड से अगर दीवार लगा के ऊपर करके थोड़ा रखे। अब ये सब चीज़ें आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सोने से पहले जरूर करनी चाहिए, और ये सब एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए, और हर लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। अब चाहे प्रॉब्लम कई दफ़ा ऐसा होता है मैकेनिकल पेन, जो कि मैकेनिकल पेन का वो सडन से आती है, और उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, उनसे एडवाइस लें, उसके बाद आपको नॉर्मली वे में ठीक हो जाती है वो समस्याएं। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें कोई बीमारी नहीं है, आप वो सडन से आती है, कुछ भी कमजोर होने की वजह से, आपका पोस्चर गड़बड़ होने की वजह से, आपका सोने की पोस्चर, आपको जो लाइफ है सेडेंटरी लाइफ, उसकी वजह से आप बहुत सारी समस्या आती है। और उसको अगर एक्यूट केसेस में, या फिर अर्ली, अगर इसको बात करें कि अर्ली केसेस में भी अगर आप उसको मेंटेन करें, तो वो आगे आने की कोई संभावना होती ही नहीं है, कंट्रोल हो सकता है। जी बिल्कुल। सर, हमें ये योगा और एक्सरसाइज दोनों अलग अलग चीजें हैं या सेम है? देखिए, अगर बात करें योगा का, तो योगा जो है, आप हर कोई योगा नहीं कर सकता है, हर कोई कैपेबल नहीं है योगा करने के लिए। वो एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज से डिफिकल्ट नहीं, आपको जब तक फिजियोथेरेपी की बात करें, तो फिजियोथेरेपी जो होती है आपको आईसीयू के कंडीशंस में भी अप्लाई होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। और योगा जब तक आप फिट नहीं है, तो योगा के कैपेबल नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपको अगर मैराथन में दौड़ाया जाए और आपकी मसल्स बहुत वीक है, आप एडमिटेड हैं, सडन से आप आए हैं, तो आपको अगर रन करवा दिया जाए तो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशंस में आप प्रॉपर पहले आप फिट होंगे, तब आप योगा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद भी, हम लोग ट्रीटमेंट कंडीशन वाइज ट्रीटमेंट करते हैं, और हेल्दी रहने के लिए भी करते हैं, फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, और वो लॉन्ग टाइम के लिए बाद में भी वो एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, और वो करें तो वो बेटर रोजमर्रा की जिंदगी में। तो योगा थोड़ा डिफरेंट है दोनों में। और एक और इसमें ये मिथ तो नहीं कह सकते, पर लोगों को उधर की तरफ झुकाव ज़्यादा है कि जैसे वो कोई भी चैनल के माध्यम से बहुत सारे योगा सेंटर और अलग अलग सेंटर्स की जब लाइव टेलीकास्ट होती है, तो ऐसे कंडीशंस में वो क्या करते हैं, खुद से भी स्टार्ट करना आ जाते हैं,
शुरू कर देते हैं, आजकल तो बहुत सारा यूट्यूब से यूट्यूब निकाले से और करना स्टार्ट शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हम लोग के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो योगा कर रहा था, वो चैनल पे मैंने देखा तो वहाँ से हमने योगा स्टार्ट किया, योगा कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, अचानक से मैंने किया योगा कर लिया, उसके बाद पेन मेरा इंक्रीज कर गया। तो होता क्या है कि जहाँ पे उन्होंने बता रहे हैं, अभी जस्ट मैंने आपको कई एक दो आपने सवाल किया बताने को लेकर क्या करे, कौन सा एक्सरसाइज करे, तो मैंने आपको एडवाइस इसलिए अभी नहीं किया क्योंकि कंडीशन मैं जो बताऊं और वो कंडीशन को उन्होंने अप्लाई कर दिया और वो कंडीशन उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, वो नहीं करना है उनको या फिर वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो उनके लिए हार्म हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं और आपको इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आपके लिए क्या सूटेबल एक्सरसाइज है, देन आप उसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। जैसे कि सवाल ये था कि स्पोर्ट्स में तो फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो वो जॉइंट्स को रिलीव करने के लिए या फिर जो भी पेन्स को रिलीव करने के लिए, लेकिन इसमें हमारा एक और सवाल है कि क्या ये मानसिक थकावट और मानसिक तनाव को भी दूर करने में फिजियोथेरेपी मदद करता है एथलीट्स को? जी, मानसिक तनाव को दूर करने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है, क्योंकि बात करें अगर इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की, तो अगर आपका ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो उसके वजह से ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और आप प्रॉपर आपको ऑक्सीजन नहीं मिले और उस कंडीशन में और हार्ट भी जो पंप करती है उसके बाद उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हर टिश्यू तक पहुंचानी है, तो ऑक्सीजन जब पहुंचेंगे तो हर जो टिश्यू है वो भी एक्टिव रहेगा, ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। तो उनके लिए अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और भी जो उनके लिए एक्सरसाइजेज हैं वो ऐड करेंगे, डिपेंड करता है उनके कंडीशन पे क्या उनको ऐड करना है, पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह अगर वो करेंगे कंटिन्यूअस तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये काफ़ी कारगर है उनके लिए। ये फिजियोथेरेपी जो इसमें कई टाइप्स के फिर थेरेपी होते होंगे, क्या है ये, कौन कौन से थेरेपी होती है इसमें? फिजियोथेरेपी में बेसिकली इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी और मैनुअल थेरेपी, जो जिनको जिस तरह की ज़रूरत होती है वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। बहुत सारे एडवांस टेक्निक, आजकल एडवांस टेक्निक भी आ गई है, तो उसके साथ वो ट्रीटमेंट भी उनमें अप्लाई किए जाते हैं। और कई दफ़ा पेशेंट आते हैं तो उन्हें ऐसा कहीं से यूट्यूब से और अलग अलग जगह से उन्होंने देखकर वीडियोस देखकर आए और वो सीधा आते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें यही ट्रीटमेंट करवानी है, मुझे कायरो कर दीजिए, मुझे कपिंग करवानी है, मुझे ड्रेनेजिंग करवानी है। बेसिकली सब इफेक्टिव होते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट पे ये इफेक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है। इनके लिए उनके प्रॉपर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट किया जाता है कि हाँ उनको क्या करना है, और एक टाइम पे बहुत सारे चीज़ें अप्लाई कर लेना भी सही नहीं है। फिर एक और बात करें कि जैसे ही पेशेंट आते हैं तो उन्हें रहती है क्या, जस्ट उनको वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमें अब एक दिन में इतने टाइम, जैसे उन्होंने फर्स्ट डे में ही उन्होंने पूछते हैं कि कितने टाइम के लिए वो सेशन चलेगी, और जस्ट उनकी सेशन जो नॉर्मल सेशन है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको सेशन का ड्यूरेशन और टाइम कितना टाइम देकर करे वो ज़रूरी नहीं होती है। वो कभी कभी आपका बहुत कम टाइम में अगर प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बताया जाती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर कम टाइम में भी आपको अगर रिलीफ मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि घंटा भर का ट्रीटमेंट सही है। कई दफ़ा पेशेंट को लगता है कि नहीं हमें 1 आवर का सेशन दे दीजिए, 45 का, हाँ सेटिस्फाइड नहीं है, हमने आया तो हमें लगाइए मशीन, मैं डॉक्टर साहब हमें मशीन तो लगाया नहीं, आपने क्या कर दिया, किया पैसे तो मैंने पे किया है, हमें नहीं मिला, आपने तो कुछ किया ही नहीं, बस हाथ से आप करवा दिए। तो आप जब आते हो तो आपको सबसे पहले क्यों आए हैं ये जानना जरूरी है कि आपको उस प्रॉब्लम को दूर करनी है, तो उस प्रॉब्लम को दूर कैसे हो, और उसके लिए इतना ही एक्सरसाइज इनफ है, इतना ही सेशन इनफ है, तो उतना पे ही स्टॉप करना बेटर होता है। बिल्कुल, ज़्यादा भी करने से ज़्यादा ठीक नहीं हो जाएगा। यस बिल्कुल। और हमारा सर इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है कि कभी कभी मरीज यह सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी का जो कॉस्ट है वो महंगा है, तो क्या ये वाकई में और सब ट्रीटमेंट से महंगा होता है? जी, महंगा की बात करें तो महंगा बिल्कुल नहीं है, और उसकी दूसरी पहलू ये भी हो सकती है कि अगर आपने फिजियोथेरेपी को नहीं अपनाया, फिजियोथेरेपी आपने नहीं किया,
ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि आप स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में आपने एक्सरसाइज को अपनाया, जॉइंट पेन, जस्ट अगर बैक पेन की बात करें तो बैक पेन करते करते आपका डिस्क बल्ज हो गया, फिर आपका उस अलग अलग कंडीशन आने के बाद आपका सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उससे पहले आपने अगर किया तो ना ही वो सर्जरी हो पाएगी, है ना, उससे पहले पहले आप ठीक हो जाओगे। तो सर्जरी इफेक्टिव तब होगा, सर्जरी कितना इफेक्टिव होगा ये नहीं कहा जा सकता है, आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, सर्जरी कैसी हुई उस पर डिपेंड करता है। तो उससे बेटर है कि आप अपने आप को हील कर लो ना, पहले ही हील कर लो, तो फिर क्या जरूरत है सर्जरी की। तो आपको लाखों की सर्जरी से बेटर है कि आप अगर मंथ का भी अगर बात करें तो मंथ का भी अगर 1 मंथ भी अगर ट्रीटमेंट लेते हो तो कहाँ आपको कॉस्ट आई, उससे तो बहुत रिलीफ है। उसके बाद आपको उसमें पेन झेलना है, उसके बाद आपको बेड रिडन होना है, इसमें तो आपको वो चीजें करनी नहीं पड़ेगी। तो आप इनिशियल स्टेज में फिजियोथेरेपी को अपना लो। जस्ट सेम चीज आपको मैंने गायनी के कंडीशन में बताया कि ये गायनी में जो आपने बताया चाइल्ड बर्थ को लेकर, तो आपको एंटीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज अगर आप प्रॉपर तरीके से एंटीनेटल एक्सरसाइजेज किए, नेटल एक्सरसाइजेज किए, तो जो आपका चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में आपको नॉर्मल डिलीवरी होने तक की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इजी वे में वो डिलीवरी हो जाए, ताकि वो मसल्स वहाँ का प्रॉपर मसल का मसल वहाँ का हेल्दी रहती है और उसके बाद जो उनको चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल पाती है। तो ऐसे कंडीशन में वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। फिर सर्जरी के बाद का क्या है कि कंडीशन में आपको पेन जो झेलने हैं, उसके साथ साथ वो मसल कट लगी है तो वो मसल्स को हील करनी भी है, उसके बाद उसके चार्जेस भी होते हैं, आपको बहुत प्रिकॉशन लेने की भी जरूरत होती है आगे, लेकिन उससे बेटर है कि आपको सारा कुछ करो, फिजियोथेरेपी की मदद लें। जी, तो ये कॉस्टली नहीं है, बशर्ते आप एक सही समय पे आप सही इलाज करवाते हैं तो। बिल्कुल सही गाइडेंस की जरूरत है। तो हमारे डॉक्टर सूर्यशंकर सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। धन्यवाद। हो गया? धन्यवाद सर। कैसा रहा सेशन? बहुत बढ़िया। वैसे मैं थोड़ा भी देख नहीं पाया था, मतलब क्वेश्चन भेजे तो थे पर देख नहीं पाए थे बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके प्रैक्टिस में है तो वो ऐसे भी आप बता देंगे। हाँ, उसमें और मेरा क्या रहता है ना, हम चाहते हैं कि और बेटर दे सके। नहीं ठीक है, वो होगा।